हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का ये जो टॉपिक है ये दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होते हैं, तो ये दोनों ही जो टॉपिक है एक ही चैप्टर में गिवन है, ठीक है, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हों या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है, किन कॉस्ट को इसमें कंसीडर किया जाता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तो इसको बोलते हैं अवशोषित लागत। दैट मीन्स कि वो सारी कॉस्ट यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी जो भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्च की जाती हैं। मीन्स जितने भी खर्चे आएंगे, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो। दैट मीन्स कि चाहे वो कोई एक निश्चित स्थिर लागत हो या फिर परिवर्तनशील लागत हो, उन सभी लागतों को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है चीज़ें। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट और इनकम। देखिए, जब कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने के लिए, उसकी प्रॉफिट को जानने के लिए या इनकम जानने के लिए, ठीक है, इन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। किसको, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को। तो ये दोनों ही टेक्निक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और फुल कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। दोनों, एब्जॉर्प्शन का मतलब है बच्चा यहाँ पर अवशोषित करना। अवशोषण, तो जो अवशोषित का मतलब है कि जब कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसमें उन सभी कॉस्ट को समाहित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। उसको कौन सी कॉस्ट कहाँ से कितनी की गई हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी लागत आई है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए इसको फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी कहा जाता है। और भी इसके डिफरेंट नेम है, अभी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप प्रोडक्ट कॉस्ट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, वो है आपकी मार्जिनल और डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। इसको मार्जिनल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड कहते हैं और ये एक डेवलप्ड टेक्निक है। डेवलप मीन्स आज के टाइम में इसको फॉलो किया जाता है। और ये जो टेक्निक है ना, एब्जॉर्प्शन टेक्निक, ये बहुत टाइम पहले से, मीन्स कहते हैं नहीं, हर एक चीज़ जो ट्रेडिशनली फॉलो की जाती है, इसीलिए इस एब्जॉर्प्शन टेक्निक को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में प्रॉपर जो हम ध्यान देने वाले हैं, जिसकी बात करेंगे, वो है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके बच्चा, चलिए देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो पहले तो आप इसके नेम समझ लीजिए। डिफरेंट इसके नेम है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। वो कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में, इसके अनदर नेम से इसको पूछ सकते हैं। ओके, सो इसको सबसे पहले आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक परंपरा बन जाती है कि जो चीज़ मानते हम चले आते हैं ना, और उसी को फॉलो किया जाता है। तो ये बहुत टाइम पहले से इसको फॉलो किया जाता है, इस टेक्निक को, इसलिए इसको ट्रेडिशनल टेक्निक कहते हैं या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। कन्वेंशनल कॉस्टिंग, जैसे कि ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो जिस चीज़ को हम शुरू से मानते आए हैं ना, प्राचीन समय से, उसी को हम मानते चले जाते हैं, वो होता है आपका कन्वेंशनल कॉस्टिंग। फुल कॉस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स्ड कॉस्ट साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है। डजेंट मैटर वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं और कुछ में चेंजेस आते रहते हैं, जिसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एंड टोटल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, इसीलिए आप इसको टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं। किसको, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया। तो इसके नेम आप प्लीज़ याद रखिएगा। अगर MCQ आता है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हटा के इनमें से वो किसी भी नाम से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ अ प्रैक्टिस अंडर विच ऑल कॉस्ट वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल आर चार्ज टू प्रोसेस और
प्रोडक्शन। तो कोई भी प्रोसेसेस हो रहे हों या प्रोडक्शन का काम हो रहा हो, जब भी इसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ किया जाएगा, इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उन सभी कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हों बच्चे। ठीक है, समझ गए। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फुल कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक। तो जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सभी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को, इसीलिए इसको टोटल कॉस्टिंग मेथड भी कहा जाता है या टेक्निक कहा जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कॉस्ट is obtained by adding direct material, direct labor and direct expenses। देखिए बच्चे, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप ना कॉस्ट शीट की नॉलेज ले लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे सॉल्व। साथ ही साथ जो ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, पीवी रेशियो फाइंड करना, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना, है ना, मीन्स डिफरेंट के जो रेशियोज थे उनको फाइंड करना यहाँ पर बताया था वहाँ पर कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है। तो जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, मीन्स और भी बहुत से फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वहाँ पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके ब्रेक इवन पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सॉल्व करने में। साथ ही साथ कॉस्ट शीट इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि आपको, अगर आपने देखा है वो वीडियो ना, तो कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर कॉस्ट शीट बनती है, जिसमें सबसे पहले आप मटेरियल कंज्यूम फाइंड करते हैं, देन प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं, देन फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करते हैं, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, है ना, स्टेप वाइज। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बात की कि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर क्या होता है कि जो प्राइम कॉस्ट होती है उसको यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। कैसे करते हैं, हम सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, लाइक वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जब आप इनको इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है ना। तो अगर आपको कॉस्ट शीट अच्छे से आएगी ना तो आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे, बहुत ईजी है, बस सबके नाम डिफरेंट बोल दिए हैं। और ये जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक या मेथड है, इसको फॉलो करते हुए ही आपको इनकम फाइंड करना होता है, आपको प्रॉफिट फाइंड करना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा या नेट प्रॉफिट क्या आएगा, है ना। अभी हम आगे और भी पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो इसकी थ्योरी है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए। After factory expenses are added to find out factory cost। देखिए, कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमने वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया, तो हमारा आ गया था प्राइम कॉस्ट। अब उसी प्राइम कॉस्ट में जब आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो आपका आता है फैक्ट्री कॉस्ट। देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर एडेड टू ऑब्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चा। एंड फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एडेड टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। और जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, ऐड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तब हमारा फाइंड आउट हो जाता है क्या, टोटल कॉस्ट बच्चे। इतना समझ में आ गया, ये पूरा प्रोसीजर कॉस्ट शीट का है। कॉस्ट शीट ऐसे ही बनती है, प्राइम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चा। और जब सेल्स दी होती है, तो जब आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, सिंपली। सो प्रॉफिट इज असर्टेन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड सेल्स और बाय कंप्यूटेशन एज पर डिजायर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और सेल्स। जैसे कि मैंने बताया, प्रॉफिट कैसे असर्टेन करेंगे, डिसाइड करेंगे आप क्या करिए, सेल्स गिवन है तो सेल्स में से जो टोटल कॉस्ट आई है माइनस करिए, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा दिस इज़ योर प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है। या फिर कभी कभी एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट रेट गिवन होता है, तो वो प्रॉफिट ऑन सेल्स भी कह सकते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो जो भी कहें उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कैलकुलेट करना होगा, तो इस तरीके से भी प्रॉफिट आ जाता है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम देखते हैं कि आप इनकम या प्रॉफिट को कैसे कंप्यूट करेंगे। सो ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ना, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। दूसरा है जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और थर्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है बच्चा, पहले भी यही होता था, अभी भी यही है, बात वही चल रही है जो आपकी कॉस्ट शीट या बनाते थे तो वहाँ पर भी आप ये पढ़ते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कॉस्ट आपने जान ली कि 3 टाइप्स की कॉस्ट होती हैं। सो ऑल फैक्ट्री कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बच्चा याद रखिएगा,
जितनी भी फैक्ट्री कॉस्ट होगी ना आपकी, वो होगी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा अलावा मतलब जैसे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। तो ये जो एक खर्चे हैं, ये इसको ट्रीट हम करेंगे या चार्ज करेंगे एज अ पीरियड कॉस्ट। देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते टाइम की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? पीरियड कॉस्ट वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही खर्च की जाती हैं। जैसे अगर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो खर्चा हो रहा है तो वो उसी टाइम पीरियड की कॉस्ट है ऑफिस में, ठीक है। तो वो इसीलिए वो ऑफिस जो हो गया, या जो सेलिंग के टाइम जो खर्चे किए गए है ना, तो सेल्स के लिए सेल्स टाइम तक ही उसको खर्च किया जाएगा ना। प्रोडक्ट बिक गया तब क्या ही उसको कंसीडर करना है ना। तो सेलिंग पीरियड में जो खर्चे किए गए, तो जो आपका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है या कॉस्ट है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा बच्चे, याद रखिएगा आप, ठीक है। क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ जो कॉस्ट है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है, कि कॉस्ट को कैसे कंसिडर किया जाता है, मीन्स किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है ना। मतलब बहुत तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है। पर अभी आप इतना समझ लीजिए, जो भी फैक्ट्री कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो कहलाती हैं। और आपका दूसरी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की, तो वो होती है पीरियड कॉस्ट के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है बच्चे। समझ गए इतना पॉइंट? थोड़ा सा और देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में क्या चीज़ें हैं। अंडर दिस टेक्निक क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए बच्चा, इस टेक्निक की बात कर रहे हैं, वो मीन्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू, उसकी जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की जाएगी, वो किस पर की जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट को ध्यान में रखकर की जाएगी। एंड दस अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड टुगेदर विथ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द नेक्स्ट पीरियड ऑफ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है बच्चे, देखिए पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट होगा या वैल्यू उसकी निकाली जाएगी, वो फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाली जाएगी। साथ ही साथ, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो फिक्स्ड, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दो होंगी यहाँ पर, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है, दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहा गया कि जो भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ही नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का हो, मींस जो स्टॉक हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, उनके लिए उसको थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टॉक कैलकुलेशन की बात करें वो। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओनली दैट अ पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल रेवेन्यू विच इज रिलेटेड विद द गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें बच्चे, दूसरी भाषा में अगर हम बात करें, जैसे ऊपर वाले की बात थी, अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जब आप कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट मीन्स जब ग्रॉस प्रॉफिट आप फाइंड आउट करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ जो सिर्फ आपका जितना भी सामान बिका है, जो गुड्स सोल्ड है ना, गुड्स सोल्ड, उस गुड्स सोल्ड में जितना भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसीडर हुई थी, उसी को यहाँ पर डिडक्ट करना होगा सेल्स रेवेन्यू में से। जितनी भी सेल्स की आपने, उस सेल्स में से सिर्फ उतना ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डिडक्ट करेंगे जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यहाँ पे कहने का जैसे समझिए, देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए टोटल 10,000 यूनिट्स थी आपके पास, है ना, 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें से आपने कितनी सोल्ड कर दी बच्चा? 5,000। तो इस 5,000 यूनिट्स, जो कि ये मान लीजिए इसको सेल्स करने पर ये रेवेन्यू जो भी आपका हुआ है, तो इतनी यूनिट्स ही तो सेल हुई ना, तो इतनी यूनिट्स, अब देखिए 10,000 यूनिट्स पे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है 1,000 रुपये, लेकिन 5,000 की अगर हम बात करें, जो यूनिट्स सेल हो गई, गुड्स सोल्ड है, 5,000 जो यूनिट्स है ये गुड्स सोल्ड हैं, तो इसमें तो 500 ही होगा ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बच्चा। तो 5,000 में से सिर्फ 500 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हटाना है, 1,000 नहीं। दैट मीन्स कि जितना प्रोडक्ट
सोल्ड हुआ है उसी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, सारे की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिडक्ट नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, समझ गए। सेम चीज़ है, वही क्लोजिंग स्टॉक में है कि जितनी वैलिड क्लोजिंग स्टॉक की बची है उसी को कंसीडर किया जाएगा और बाकी जो होगी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू हम कैसे असर्टेन करेंगे प्रॉफिट को और इनकम को, तो उस प्रोफार्मा को जब डिस्कस करूँगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में करवाऊँगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इस वीडियो में यकीन करती हूँ कि हर एक पॉइंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन नोट्स की PDF आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।